everyone. In the last class, I made you go through our syllabus कि लॉ क्या होता है और भाई हमें लॉ में क्या पढ़ना है। सीएमए फाइनल लॉ जो इतना भारी सा सिलेबस लगता है उसमें हमारा कवरेज या हमारा कंटेंट क्या है। हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले कॉर्पोरेट लॉ से। कॉर्पोरेट लॉ में एक पोर्शन है कंपनीज एक्ट का जो हमें पढ़ना है। ऑफ कोर्स वी डोंट हैव टू रीड द एंटायर कंपनीज एक्ट क्योंकि उसमें 470 प्लस अमेंडेड सेक्शन, तो लगभग क्या होता है 484 कुछ सेक्शंस आते हैं, तो उतने सारे सेक्शंस हमको नहीं पढ़ने। इनफैक्ट कुछ सेक्शंस आपने पहले भी पढ़े हुए, आप इंटर लेवल पे पढ़ के आए हो सेक्शंस, है ना। तो मेजर काफी सारे सेक्शंस आपने पढ़े हैं। अब थोड़े एडवांस्ड लेवल के और सेक्शंस आप यहाँ पे पढ़ोगे और फिर भी आप पूरी कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि उतना आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। पर ये कुछ बेसिक चीजें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फिर से आपको रिपीट की जा रही है ना। तो फिर से आपको फाइनल लेवल पे बताई जा रही है कि भाई कंपनी कैसे बनेगी, कंपनी कन्वर्ट हो सकती है, इसके बारे में कुछ चीजें। एंड देयर आफ्टर वी बेसिकली अंडरस्टैंड कि कंपनी पैसे कहाँ से ले सकती है, इन्वेस्टमेंट लोन्स की कुछ बातें हम पढ़ते हैं, हम कुछ डिविडेंड की बातें पढ़ते हैं, कंपनी अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करती है उसकी बातें पढ़ते हैं, ऑडिटर की बातें पढ़ते हैं। उसके बाद हम डायरेक्टर्स की बातें पढ़ते हैं, उनके रिलेटेड प्रोविजंस हम पढ़ते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ते हैं, हम अमालगमेशन के बारे में पढ़ते हैं, हम ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, हम फॉरेन कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत कुछ पढ़ना है ना। तो एक जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कराती हूँ आपको। सबसे पहली बात कि कंपनी क्या होती है। ऑल्दो आई टोल्ड यू दिस इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो। कंपनी का मीनिंग इन जनरल अगर समझे हम तो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होते हैं जो अपने आप को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए देश साथ में आते हैं और अपने आप को रजिस्टर कराते हैं आरओसी के साथ। तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक कंपनी बोलते हैं। क्या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है? हाँ, अगर हमें कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है क्योंकि कंपनी वही कहलाती है विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ क्या है? आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, बट हमेशा से कंपनीज एक्ट 2013 नहीं थी। इनफैक्ट आई गेव यू द हिस्ट्री और एवोल्यूशन ऑल्सो। कंपनीज एक्ट 1913 वॉज एन इंपॉर्टेंट वन और उसके बाद जबरदस्त एक्ट आई थी विच वॉज कंपनीज एक्ट 1956। तो ये बहुत ही अच्छी एक्ट थी बट इसको भी हटाना पड़ गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ये धीरे 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 करके हटती गई और धीरे धीरे हमारी जिंदगियों में आती गई कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 आई है, बड़े जबरदस्त तरीके से आई है, बहुत जबरदस्त प्रोविजंस लेके आई है और इसके साथ साथ बहुत सारे रूल्स भी लाई है। एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि इनकॉर्पोरेट हुई मान लेते हैं 1973 में। कंपनीज एक्ट 2013 तो आई 2013 में। तो क्या इसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगी? द आंसर इज यस, क्योंकि ये भी एक कंपनी कहलाएगी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। क्यों मैम? क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन में लिखा है कंपनी मतलब वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या फिर वो किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई थी या रजिस्टर हुई थी, उसको भी हम कंपनीज एक्ट 2013 में एक कंपनी मानेंगे। राइट, फाइन मैम। So Companies Act, the entire act has been divided into 29 chapters, right? It has 470 sections plus more amended sections. जैसे हमारे एक सेक्शन आया 10A, एक सेक्शन आया 3A, तो ऐसे अमेंडमेंट एक्ट से नए नए सेक्शंस भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। तो वो जो नए सेक्शंस इनकॉर्पोरेट हुए वो इस लिस्ट में एडेड नहीं है क्योंकि क्या है, सेक्शन नंबर 10 तो एडेड है, सेक्शन 10A नहीं एडेड है। तो हम बोलते हैं 470 सेक्शंस, बट आइडियली 470 सेक्शंस नहीं है, ज्यादा है हमारे पास। खैर, A substantial part of this act is in the form of companies rules. ये पर्टिकुलर एक्ट क्यों आई? लॉ, वो कंपनीज से जुड़े हुए जो हमारे पास लॉज थे उनको फर्दर अमेंड करने के लिए एंड कंसीडरिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी, राइट। इस पर्टिकुलर एक्ट को प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 29 अगस्त को एंड इट वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑन 30 अगस्त 2013। ठीक है मैम। We'll talk about the administration part later. कंपनीज एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। कंपनीज एक्ट सब जगह लगती है और इसकी एप्लीकेबिलिटी कुछ और भी होती है जिसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कंपनी आखिर चीज क्या है, राइट? कंपनी आखिर चीज क्या है? सो कंपनी हमारी क्या होती है? इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को ही हम कंपनी बोलते हैं। अनइनकॉर्पोरेटेड अगर है तो वो एक इलीगल एसोसिएशन हो जाता है इफ इट एक्सीड्स अ पर्टिकुलर लिमिट, सेक्शन 464 व्हिच आई टोल्ड यू अबाउट द प्रीवियस क्लास। तो मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये चीजें कुछ थोड़ी सी
पिछले क्लास में बता दी है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ क्विक रिकॉल दैट वी आर डूइंग, राइट. अब फीचर्स क्या क्या है कंपनी के, देखो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो याद करना है दैट इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट. जस्ट अ सेकेंड. देखो ये आपको याद करने हैं फीचर्स ऑफ द कंपनी. तो सबसे पहले हम इसकी बात करें तो सबसे पहला फीचर क्या है, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस. एक बहुत ही फेमस केस लॉ था सैलमन वर्सेस सैलमन. पूरा केस लॉ आपको यहाँ पे फाइनल लेवल पे नहीं पढ़ना है, ये तो क्विक चीजें हैं जो बच्चे पढ़ा करते थे, हम तो उसको याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, है ना. तो इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस क्या होती है, हमारी भी पहचान है, हमारी भी एग्जिस्टेंस है और इंडिपेंडेंट है, आप पे डिपेंडेंट नहीं है. जैसे जब फादर और बेटा होता है ना, बेटा बड़ा हो जाता है तो बोलता है यार मेरी भी कुछ पहचान है, हमेशा क्या बोलते रहते हो, उसके बेटे हो, उसके बेटे हो, उसके बेटे हो, आई एम दिस, राइट, आई एम डॉक्टर, वॉट एवर, ठीक है. तो उसकी भी अपनी एक पहचान है. तो वैसे ही कंपनी की एक सेपरेट लीगल पहचान होती है. जो लोगों ने उसे बनाया है, देर आर सम पर्सन्स ना जिन्होंने एफर्ट लेके कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया. भाई कंपनी क्या होती है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन. हमारी तरह पैदा नहीं होती है, उसको पैदा किया जाता है ना. तो लीगली उसकी बर्थ होती है और लीगली ही उसकी डेथ भी होती है. सो इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, इट डिसॉल्व्स, राइट. सो कोई ना कोई उसको लीगली ऑन पेपर लेके आता है, क्रिएट करता है. तो जिसने उसको बनाया है उससे ये कंपनी अलग है, ठीक है. सो नोबडी ओन्स द कंपनी. वी कॉमनली से कि हाँ भाई शेयर होल्डर्स हैं, हम तो कंपनी के मालिक हैं, मेरी कंपनी है. नहीं नहीं भैया, कंपनी किसी की नहीं होती है, कंपनी सिर्फ अपनी खुद की होती है, ठीक है. कंपनी के आप इन्वेस्टर हो सकते हो क्योंकि आपने कंपनी में पैसा लगाया है, आपने कंपनी को पैसा दिया है, ठीक है, पर आपकी वो कंपनी नहीं है, ठीक है. सो the company has a separate personality, corporate personality, which is distinct from its members. This was actually established also in the case of Salomon versus Salomon. Salomon versus Salomon का बहुत ही बेहतरीन केस था. मैम हमें यहाँ पे उसको reproduce करने की जरूरत नहीं है. I'm not even getting into those details because you already have a lot to cover. ठीक है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी, पर एक ब्यूटीफुल सा आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है. दैट विल टेक यू थ्रू द नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो. तो एक तो इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस होती है और लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये दोनों पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं. और हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा कैरेक्टर है भाई बनी, और बनी का ये एक वीडियो आप लोग देखो. सारी उम्र खेलता रहेगा या कोई काम भी करेगा? बहुत हुआ अपमान, आप करूंगा मैं काम. सो बनी ने एक बिजनेस शुरू किया, लोन लिया, तो लुट गए, हाँ लुट गए. proprietorship is not separate legal entity. Proprietorship is not perpetual succession. पार्टनरशिप शुरू की, अनलिमिटेड लायबिलिटी अब आप इवन ही इन कोई पार्टनरशिप. रास्ता दिखाइए सीए साहब. सारी उम्र खेलता रहे. सो ये आ गया है हमारे पास और अब हम इसको देंगे एक बेहतरीन सा सॉल्यूशन. इतना तो आपको पता था और आप फिर से एक बार थोड़े फन मोड में जान गए होंगे कि मैम पार्टनरशिप हो या प्रोप्राइटरशिप हो, इसके अपने थोड़े से नुकसान रहते हैं. क्यों नुकसान रहते हैं, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है और परपेचुअल सक्सेशन भी नहीं रहता है. अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि मैंने अगर लोन लिया, मैम लोन लेके हमें 1 लाख का लोन लिया तो 5 लाख का लॉस कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. क्या 1 लाख अगर आपने पैसे लगाए बिजनेस में तो आपको 5 लाख का नुकसान नहीं हो सकता, 5 क्या 10 लाख का, 5 करोड़ का, कितना भी नुकसान हो सकता है,
ठीक है, लोगों से उधार ले लिया पैसा, माल ले दे दिया किसी को, हमने खरीदा, सामान खरीदा, मान लो 5 लाख का क्रेडिट पे खरीदा और लोगों को बेच दिया, उन लोगों ने हमें पैसे नहीं दिए, वो भाग गए मान लो, ठीक है, तो हमको बहुत सारा लॉस हो गया, अब हम कहाँ से पैसे लेके आए? तो बहुत सारे एम्पल ऑफ सिचुएशन हो सकते हैं, कुछ हमारी गलती से, कुछ हमारी गलती से नहीं, कुछ हमारी कॉम्पिटेंसी से, कुछ हमारी इनकॉम्पिटेंसी से, देयर कुड बी एम्पल ऑफ सिचुएशन। द होल क्वेश्चन इज कि हमने जो लोन लिया था 1 लाख का ही, बट हमको नुकसान हो गया बहुत सारा, ठीक है, 5 लाख का नुकसान हो गया, तो अब क्या करें भाई? क्रेडिटर्स हमारे पीछे पड़े, जिनसे हमने माल उधारी पे लिया था, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। बैंक इधर पीछे पड़ा है, बैंक से लोन लिया था 1 लाख का, उनका भी पैसा वापस करना है लॉन्ग विद इंटरेस्ट, उन लोगों का भी पैसा देना है। तो अब ये सब क्या कर सकते हैं? कंपनी के पास तो पैसे ही नहीं बचे, कंपनी के पास अपने फंड्स नहीं है, मेरे पास मेरा घर है, मेरे पास मेरी गाड़ी है, तो वो लोग क्या करेंगे? मेरी घर और गाड़ी को भी उठा के लेके जा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन योर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। और प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है? आप भी वही हो, आपका बिजनेस भी वही है, हम दोनों एक है, राइट? पर कंपनी के केस में हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। भाई ये कंपनी ने लोन लिया था, कंपनी लोन रीपे नहीं कर पाई, ठीक है, आई वॉज द वन हु वॉज मैनेजिंग द कंपनी, पर मैंने सही इंटेंशन के साथ मैनेज किया था ना, तो मेरी थोड़ी ना कोई गलती है, कंपनी नहीं कर पाई। तो आप कंपनी के पास जितने फंड्स है ले जाओ, मेरे फंड्स आप नहीं छू सकते। दैट इज द पर्पस ऑफ, और दैट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। सो वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेजेस ऑफ डूइंग सच टाइप ऑफ बिजनेस और डूइंग द कॉर्पोरेट बिजनेस या फिर कंपनी चलाने का या इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को करने का पर्पस ही यही रहता है कि आप कंपनी रजिस्टर कर लोगे तो लिमिटेड लायबिलिटी होगी। ऑल्दो कंपनीज में ऑल्सो हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, अभी हम लायबिलिटी के ऊपर पढ़ेंगे तो मैं इस पे जाऊंगी, बट कभी भी किसी मेंबर से उससे ज्यादा पैसा नहीं लिया जा सकता है। देन कम्स योर परपेचुअल सक्सेशन, कोई आए कोई जाए, ये जिंदगी चलती रहेगी, ये कंपनी चलती रहेगी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, राइट? पर प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता। मैम ऐसा तो होता है ना प्रोप्राइटरशिप में, मान लीजिए कोई फादर था, उसकी दुकान थी, प्रोप्राइटरशिप चला रहा था, उनकी डेथ हो गई, तो क्या होगा भाई? बिजनेस बेटा संभालेगा, संभालेगा, आई नो इट, बट लीगली जो एक पर्सन था उसकी डेथ हो गई, वो कोई बिजनेस अलग नहीं था, वो वही पर्सन था। प्रोप्राइटरशिप मतलब मिस्टर एक्स ही थे, ठीक है, आपके पास दुकान है, आपके पास सामान है, आप खड़े होते हो, आप संभालते हो, करते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हम लीगल पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो प्रोप्राइटरशिप खत्म, अब दूसरी प्रोप्राइटरशिप आएगी, ठीक है, उस प्रोप्राइटरशिप में टेक ओवर हो जाएगा, वो माल ले लेंगे, वो सामान ले लेंगे, बट प्रोप्राइटरशिप दूसरी आएगी। वैसे ही पार्टनरशिप, कोई पार्टनर की डेथ हुई, भले ही पार्टनरशिप चलेगी पर वो तो डिसॉल्व हो गई ना। जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तुरंत पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, दूसरी पार्टनरशिप बनती है ना? पर कंपनी है तो कंपनी नहीं बंद होती है, कंपनी का मेंबर चला गया, ठीक है, गया गया, उसके शेयर्स किसी और को चले गए, वो मेंबर बन गया, कंपनी इज इंटैक्ट। तो कंपनी दूसरी नहीं बनती है, कंपनी चलती जाती है। सो दैट इज व्हाट परपेचुअल सक्सेशन मीन्स। द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी मे कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, पर इट विल नॉट इफेक्ट कंपनी की कंटिन्यूटी। कंपनी तो चलती ही चलती जाएगी, भले ही किसी मेंबर की डेथ हो जाए, भले ही कोई मेंबर इनसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, इट डजंट मैटर। सो मेंबर्स मे कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, ठीक है, ठीक है मैम। अगला आता है हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी एज सेपरेट ओनर। तो ऑब्वियसली अगर हमने एक चीज ये स्टैब्लिश की कि भाई मेंबर अलग है और उसकी कंपनी अलग है, तो उनकी प्रॉपर्टी भी तो अलग है। कंपनी इज ऑल्सो नाउ अ लीगल पर्सन, एन आर्टिफिशियल ऑल्दो, बट एक लीगल पर्सन है, लॉ की नजर में वो भी एक इंसान है, तो वो भी क्या कर सकते हैं? एक प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ ओनिंग अ प्रॉपर्टी। वो एक घर खरीद सकते हैं, घर क्या बिल्डिंग खरीद सकते हैं, वो एक बिल्डिंग को बेच सकते हैं, वो एक बिल्डिंग में खुल सकते हैं, मतलब कंपनी हो सकती है, लैंड खरीद सकते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना कैपिटल डेवलप कर सकते हो, आप अपना कॉर्पस डेवलप कर सकते हो, आप अपने एसेट्स डेवलप कर सकते हो, खरीद सकते हो, ठीक है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं उस कंपनी के इन्वेस्टर होते हैं, वो उस कंपनी की प्रॉपर्टी के ओनर नहीं होते। मतलब अगर कंपनी के नाम से कोई बिल्डिंग है तो मैंने अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मैं अगर उस कंपनी की शेयर होल्डर हूं, वो बिल्डिंग मेरी नहीं है, भले ही मेरे पैसे से खरीदी गई है,
मेरे भी पैसे से खरीदी गई है, पर फिर भी मैं उसकी ओनर नहीं हूं। उसकी ओनर कौन है? कंपनी है। तो कंपनी के अगर पैसे होंगे, मतलब कंपनी की अगर डेट्स होंगी, लायबिलिटीज होंगी, तो वो उस फंड में से पे हो सकती है, उस बिल्डिंग को बेच के पे हो सकती है। वो बिल्डिंग या वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ना तो मैं अपने नाम से खरीद सकती हूँ कंपनी की प्रॉपर्टी, बिकॉज कंपनी अलग है और मैं अलग हूं। सो कंपनी कैन सेपरेटली ओन, डिस्पोज, एंजॉय इट्स ओन प्रॉपर्टी। ठीक है, फाइन। वो असाइन कर सकते हैं, वो उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, उसको सिक्योरिटी के रूप में दे सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। देन कम्स योर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या होता है? शेयर्स क्या होता है? शेयर मतलब क्या होता है? कंपनी में एक हिस्सा। हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए होता है। पहली जर्नल एंट्री जो हम पास करते थे, एकदम दिल वाला प्यार याद आ गया होगा, मतलब पहला प्यार होता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। वो पहली जर्नल एंट्री हम जो पास करते थे कि राम स्टार्टेड हिज बिजनेस विद दिस मच, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, प्रोप्राइटर्स कैपिटल। पार्टनर, दो लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, उन दोनों ने पैसा डाला बिजनेस में, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल। वैसे ही अगर हम कंपनी खोलने की हमने शुरू, हम 5 फ्रेंड्स हैं, हमने कंपनी स्टार्ट करने की शुरू सोची, हम 5 लोगों ने मिलके कंपनी स्टार्ट की, कंपनी में पैसा डाला, तो वो क्या हो गया? शेयर कैपिटल। क्योंकि कंपनी उसके अगेंस्ट हमको एक सर्टिफिकेट देती है। कंपनी बोलती है हमने शिवांगी से लिया है 10,000 रुपए, लो शिवांगी इस बात का सर्टिफिकेट कि तुमसे हमने 10,000 रुपए लिया है और तुमको हम 10,000 रुपए वापस करेंगे जब कंपनी बंद हो जाएगी तब। तो वो तुम्हारा हिस्सा है कंपनी के कैपिटल में, बिकॉज यू ओन 10,000 के शेयर्स। तो उस शेयर कैपिटल को छोटे छोटे हिस्से में जब हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो नॉमिनल जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं एक शेयर। मेरे 10 शेयर हैं, मतलब मेरा एक को पूरा आप 100 में डिवाइड कर दो तो इसमें से 10 शेयर मेरे हैं, 10 किसी और के हैं, 10 किसी और के हैं, 20 किसी और के हैं, ऐसे हो सकता है। ठीक है, सो वो जो मेरा हिस्सा है, जो मेरा शेयर्स है, वो चाहे होल्ड इन अ पर्टिकुलर कंपनी बिकॉज आई हैव गिवन मनी टू दैट कंपनी एंड दैट कंपनी हैज इशूड शेयर्स टू मी, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। बट प्राइवेट कंपनी के केस में फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है, पब्लिक कंपनी के केस में फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। मतलब पब्लिक कंपनी के केस में मैंने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, आप आराम से किसी को भी कोई भी दे सकता है। ठीक है, पर प्राइवेट कंपनी के केस में देयर इज रेस्ट्रिक्शन, एंड वो हम पढ़ेंगे जब हम आगे प्राइवेट कंपनी पढ़ेंगे तब। देन कम्स योर कॉमन सील। मैम कॉमन सील क्या होती है? कॉमन सील ऑल्दो अब ऑप्शनल हो चुकी है, इनफैक्ट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया था, तभी कॉमन सील हमारी ऑप्शनल हो गई थी। कॉमन सील क्या है भाई? ठप्पा है कंपनी का। ठीक है, सो पहले होता था कि एवरी कंपनी, इट वाज रिक्वायर्ड दैट एवरी कंपनी विल हैव अ कॉमन सील, बट नाउ इट इज ऑप्शनल। तो मतलब मैम कि अगर कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या हम किसी एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, बिकॉज कंपनी बनी है बिजनेस करने के लिए, तो कंपनी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करेगी, कभी ये खरीदेगी, कभी वो खरीदेगी। तो कंपनी पहले अपनी सील लगा देती थी, तो मान लिया जाता था हाँ कंपनी ने साइन किया है, कंपनी की सहमति है। ऑल्दो कंपनी ऑपरेट करती है थ्रू इट्स मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स, तो पहले तो हम ये मान लेते थे। अब क्या होगा मैम? अब अगर हम बात करें तो अब कंपनी के पास अगर कॉमन सील नहीं है, तो जो ऑथराइजेशन होता है ऑन दोज डॉक्यूमेंट्स, वो 2 डायरेक्टर्स करते हैं, या फिर डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी करता है, जहां पे कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी होता है वहां पे। ठीक है, सो मैम अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पूछा जा सकता है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया है कि सीएमए फाइनल लॉ के सिलेबस में देयर आर अ लॉट ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस आल्सो व्हिच मे बी आस्क्ड। तो फीचर्स ऑफ कंपनी के ऊपर क्या हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? द आंसर इज यस, आपसे पूछा जा सकता है। ये 6 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। सो ऑल्दो
कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम होती है, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड होता है। तो हम इलैबोरेट करके इसको 8 पॉइंट्स बना सकते हैं इन जनरल, बट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट यू हैव टू लर्न फॉर योर एग्जामिनेशन। आप पूरा का पूरी चीज याद नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या याद करना है, आपको ये 6 पॉइंट्स याद करने हैं फीचर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये बहुत बार आप पढ़ चुके हो, तो मैंने आपको एक बार समझा तो दिया ही है। अगर एग्जाम में आता है, जिसके चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बट फिर भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है कि एग्जाम में आ ही नहीं सकता। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप यही 6 पॉइंट्स लिखेंगे, एंड आफ्टर दीज 6 पॉइंट्स आप एक एक लाइन, दो लाइन इसके एक्सप्लेनेशन के साथ भी लिखेंगे। सो 2 लाइन्स ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर ईच पार्ट, दैट शुड सफाइज, ठीक है। फॉर अ गिवन मार्क कि आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2 सेंटेंस, 2 लाइन, मतलब ये नहीं 1-2 ऐसे लिख दिया, पूरे पूरे जो 2 सेंटेंस होते हैं लगभग उतने लिखाते हैं, ठीक है। चल, अब आते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट पे, द नेक्स्ट कंसेप्ट। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील, व्हील मीन्स व्हाट? इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब ये है कि मेंबर्स और कंपनी के बीच में एक पर्दा है। दे आर शील्डेड, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट लीगल फैकेड और लीगल कर्टेन, या जो भी आप समझ लो। किस तरीके से मैम, किस तरीके से वो प्रोटेक्टेड है? जैसे बचपन में होता है ना कि जो छोटा बच्चा होता है कुछ भी गलती करता है तो उसके पेरेंट्स सामने आ जाते हैं, अरे कोई बात नहीं बच्चा है, ठीक है। बट जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और हमें पता चलता है यार ये तो जान के गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, इसने तो इसके साथ धोखा किया, उसके साथ धोखा किया, तो वो पेरेंट्स साइड हो जाते हैं और बोलते देखो ठीक है इसी ने किया है, हमने नहीं किया है, ठीक है। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है भाई। कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है क्योंकि कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्टिफिशियल नेचर का है, वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता। तो इट इज ऑब्वियस कि उसके बिहाफ पे डिसीजन उसको कंपनी को चलाने वाले लेंगे। और कंपनी को कभी भी अगर हम चलाने की बात करते हैं तो 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, कौन? मेंबर्स और डायरेक्टर्स, ठीक है। जैसे हम अगर देश को चलाने की बात करते हैं तो कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? एक पीपल, एक उनके इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब गवर्नमेंट। तो वैसे ही कंपनी में एक हम जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया है, तो ये हमारी कंपनी है, हमने पैसा लगाया है एक तरीके से, और हमने इलेक्ट किया है कुछ बंदों को मैनेज करने के लिए इस कंपनी को, वो हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स है। तो मेंबर्स और डायरेक्टर्स है ना। तो इन लोगों ने क्या किया है, ये लोग कंपनी के डिसीजंस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, कंपनी डिसीजन नहीं ले सकती। हैविंग सेड दैट, कंपनी डिसीजन खुद नहीं लेती है, बहुत सारे डिसीजंस ले सकती है। हो सकता है कुछ डिसीजन सही हो सकता है कुछ डिसीजन गलत हो जाए, हो सकता है कुछ डिसीजन से कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है कुछ डिसीजन से कंपनी को लॉस भी हो जाए। जो भी डिसीजन है, जो भी लायबिलिटी है, भाई मेंबर आपने किया है पर आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि कंपनी अलग है, कंपनी इसकी भरपाई करेगी, आप नहीं भरपाई करोगे क्योंकि आपकी गलतियां हैं, ठीक है, बट कंपनी अलग है और आप अलग हो। आप कंपनी के बिहाफ पे वो काम कर रहे थे, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ काम कर रहे थे, तो कंपनी इज गोइंग टू बी लायबल। पर अगर आप उस कंपनी में धोखाधड़ी करने लगो तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो फिर तो हमको पर्दा उठाना पड़ेगा। लाख हम बोलते हैं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर पर्दा तो अब उठना ही पड़ेगा। सो दिस मीन्स यू आर लिफ्टिंग दैट कर्टन, यू आर लिफ्टिंग दैट कॉर्पोरेट व्हील। व्हाई? बिकॉज यू वांट टू लुक बिहाइंड द रियल पर्संस कि हाँ ये वो बंदे हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है। क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद फ्रॉड नहीं कर सकती है। तो कुछ सिचुएशन, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जब लॉ बोलता है, कोर्ट बोलता है कि नहीं, हम कंपनी को पेनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी ये काम नहीं कर सकती। वी नीड टू लुक बिहाइंड द रियल पर्संस।
मतलब हम डिसरिगार्ड करते हैं इस फैक्ट को कि कंपनी अलग और आप अलग। हम ये नहीं मानते इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे कि ये काम कंपनी का किया हुआ है और आप तो अलग हो। आप आज तक प्रोटेक्टेड थे इस व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन से कि जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी अलग और आप अलग, तो इस व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन से यू वर शील्डेड, यू वर प्रोटेक्टेड। पर कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं when we are going to disregard this fact, we are going to disregard the corporate entity and actually look behind the real persons कि इस मुखौटे के पीछे, इस लीगल फैकेट के पीछे कौन है। एंड दैट सिचुएशन इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील और कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। एक केस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जब फ्रॉड होता है, आप किसी के साथ धोखा करोगे और आप सोचोगे नहीं नहीं, आप बोल दो कंपनी ने धोखा किया, हमने थोड़ी ना किया। यार कंपनी कैसे धोखा कर सकती है? ये हुनर तो सिर्फ इंसानों के पास है ना। आर्टिफिशियल पर्सन के पास तो ये हुनर अभी तक आया नहीं है कि वो धोखा कर ले, है ना। तो ये आपने ही किया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम आपको देखेंगे। सो वी हैव सर्टेन केसेस ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, मतलब कोर्ट के ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि नहीं नहीं, यहां पे कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होगी, यहां पे हम देखेंगे कि कौन इसके पीछे है और उसको सजा देंगे, कंपनी को नहीं लायबल ठहराएंगे। ठीक है, सो इट मीन्स lifting the wheel or lifting the corporate wheel means you are looking behind the company as a legal person. You are disregarding this corporate entity. You are actually paying attention to the reality, to the real persons behind this legal facade. Law ignore कर रहा है कि भाई company कौन है, उससे हमें नहीं फर्क पड़ता। And look behind the real members, the real managers, मतलब it could be members, it could be the directors, जो भी है। And बट कौन कौन सी सिचुएशन होती है, कौन कौन सी सिचुएशन रादर हमें पढ़नी है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो वी हैव अ सर्टेन फ्यू केसेस ओवर हियर जिसको हमने एनलिस्ट किया हुआ है, एंड वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दिस केसेस। बट बिफोर आई प्रोसीड, क्या मैम इसके केस लॉज याद करने हैं? सो नो, यू डोंट हैव टू लर्न ऑल द केस लॉज। आपको इसको केस लॉज सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, चैप्टर के एंड में मैं आपको बता दूंगी। मैं 3-4 केस लॉज आपको लिखवाऊंगी जो आपको कहीं ना कहीं याद करना चाहिए टू स्कोर बेटर मार्क्स, राइट। अदरवाइज यू डोंट नीड टू लर्न दीज केस लॉज, फाइन। और वैसे भी बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट कॉर्पोरेट व्हील पे फिर भी क्वेश्चन आ जाते हैं बिकॉज हमारे सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किया, सो वी कैन नॉट से कि हमने ये पहले पढ़ा है या बेसिक है, नहीं आएगा तो कुछ भी आ सकता है, चांसेस कम है। और मैं बताऊंगी कि कौन सा याद करना है, ठीक है। चलो, तो आज के क्लास में अभी तक मैंने आपको कुछ लिखवाया नहीं है ना। मैंने अभी तक आपको कुछ लिखवाया नहीं है। कंपनी क्या होती है, अब ये आप लिख लो, डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20, ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं? देयर आर 6 फीचर्स। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि ये 6 फीचर्स अब मैं आपको बोलूंगी नहीं, बट इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि ये 6 फीचर्स जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप उसको याद करके, रिकॉल करके यहाँ पे लिखने की कोशिश करिए। हाउ मेनी आर यू एबल टू राइट? दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द चार्ट्स एंड आई हैव शोन यू, बट आपको यही 6 फीचर्स एज इट इज लिखने हैं। सो प्लीज, दिस इज अ काइंड ऑफ स्मॉल होमवर्क फ्रॉम माई एंड टू यू कि आपको ये 6 फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। सो कंपनी के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, अभी हमने और कुछ नहीं बात किया है। फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, अगला टॉपिक हमने क्या पढ़ा? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, फाइन। सो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इट मीन्स disregarding कॉर्पोरेट एंटिटी। आप डिसरिगार्ड कर रहे हो कॉर्पोरेट एंटिटी को एंड पेइंग रिगार्ड टू रियल पर्सन्स बिहाइंड लीगल फैकेट। फैकेट मतलब मुखौटा, एक तरीके से आप समझ सकते हो, फाइन। सो वी हैव सर्टेन cases where courts have lifted the corporate wheel.
हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो कंपनी लॉ के अंडर प्रिवेल कर रहे हैं। मतलब कंपनी लॉ में ही लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में ही लिखा है कि इस सिचुएशन में कंपनी के ऊपर पेनाल्टी मत लगाओ, कंपनी में जिसने गलत किया उसके ऊपर पेनाल्टी लगाओ। मतलब देखो कि कौन ये काम कर रहा है और उसके ऊपर पेनाल्टी लगाओ। तो बहुत सारे ऐसे केसेस लॉ में ही इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं, बट नाउ वी आर रीडिंग सर्टेन केसेस जहां पे कोर्ट्स ने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को यूज करके कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया और उन पर्सन को लायबल ठहराया जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर डूइंग सो, राइट। सो लेट्स नाउ डिस्कस दोस केसेस, है ना। तो हम अपनी मेन फाइल पे चलते हैं और सबसे पहला केस हमारा प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए देखो कई बार ऐसा होता है कि पर्सन एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन, और रादर लेट्स नॉट गेट इनटू ट्रांजैक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि आप टैक्स से बचने के लिए कोई काम कर रहे हो, ड्यूटीज से बचने के लिए कोई काम कर रहे हो, स्टैम्प से बचने के लिए कोई काम कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में योर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी विल बी डिसरिगार्डेड। कई बार ऐसे होता है कि कंपनी ने दूसरी कंपनी बनाई जस्ट फॉर इवेजन ऑफ टैक्सेस। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम ये मान लेंगे कि आप दोनों लोग एक ही हो और आपके ऊपर चार्ज लग जाएगा, ठीक है, आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी, आपके ऊपर मैटर। तो कोई भी मैटर्स जो होते हैं विच कंसर्न्स द लॉ ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज और स्टैम्प्स, तो अगर ऐसा इवेशन होता है जस्ट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू ऑफ व्हाट, प्रोटेक्ट द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट चाहे तो डिसरिगार्ड कर देता है कॉर्पोरेट एंटिटी, ठीक है। सो अगर कंपनी और लेट मी राइट इट ओवर हियर, cases where courts have lifted the corporate veil, the very first one, to protect revenue, where matters concern law of taxes, duties, etc. ठीक है। देखो अगर मेरी इनकम है, मैं कमा रही हूँ मान लो 1 करोड़ रुपए, और मैंने इस इनकम को रूट कर दिया थ्रू समवन एल्स, ठीक है, मान लो मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, मैंने अपनी इनकम दिखा दी किसी और के नाम पे और उसका टैक्स स्लैब मान लो कम हो गया और उसको कम टैक्स पे करना पड़ा, तो मतलब मैं अपनी इनकम क्या कर रही हूँ, उसके नाम पे दिखा रही हूँ, है ना। तो अब आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट देखेगी नहीं ये इनकम तो आप ही को बिलोंग कर रही है और आपके ऊपर फिर टैक्स लगेगा, तो इतने टैक्स का फायदा होगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे सेम चीज बताई जा रही है कि कभी भी अगर इवेशन ऑफ टैक्सेस के मैटर है तो कंपनी, अगर कंपनी किसी भी कंपनी को यूज किया जा रहा है, कंपनी दैट इज यूजिंग और दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर इवेशन ऑफ टैक्सेस, तो ऐसी सिचुएशन में द कॉर्पोरेट व्हील विल बी लिफ्टेड और इट विल बी पियर्स्ड एंड कोर्ट को ये पता चल जाता है कि एक्चुअल ओनर कौन है इस पर्टिकुलर इनकम का, ठीक है, एक्चुअल ओनर ऑफ इनकम ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो भी कंपनी इनकम अर्न कर रही है उसका एक्चुअल ओनर कौन है, और उस पर्टिकुलर बंदे को हम लायबल ठहराएंगे फॉर पेमेंट ऑफ प्रॉपर और लेजिटिमेट टैक्सेस, ठीक है। सेकंड सिचुएशन, देखो ऑल दो इन सबके केस लॉज अटैच्ड हैं और केस लॉज में पूरी बातें रहती हैं, बट मैंने आपको पहले भी बताया यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर केस लॉ। तो केस लॉ पढ़ने का मतलब ये होता है कि यू आर इन्वेस्टिंग 15 मिनट्स ऑन एवरी केस लॉ, तब आपको पूरा पर्टिकुलर केस लॉ समझ में आएगा। अगेन आई विल रिपीट कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप पहले लेवल पे पढ़ चुके हो और आप फिर से इसको रिपीट कर रहे हो, एक रिकॉल कर रहे हो, मैं कह सकती हूँ, ठीक है। एंड द केस लॉज आर नॉट मेंशन्ड इन योर स्टडी मटेरियल, सो वी विल नॉट इन्वेस्ट मच टाइम टू समथिंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, ठीक है। तो हम स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे बिकॉज वी हैव अ वास्ट सिलेबस टू कवर, और जो आपके लिए नए मैटर्स हैं जिनका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होती है, तो वहाँ पे ना चाहते हुए भी मुझे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बतानी ही बतानी पड़ेगी, अदरवाइज योर क्यूरियोसिटी विल बी लाइक दिस कि अरे मैम इसमें कैसे होगा, उसमें कैसे होगा, तो बिफोर यू थिंक ऑफ दैट आई विल टेल यू दैट, ठीक है, बट नॉट राइट नाउ, फाइन। चल अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, डिटरमाइनिंग एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो कभी कभी क्या होता है ना
वी हैव टू डिटरमाइन कि जिसके साथ हम ट्रांजैक्शन में एंटर करने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो पर्टिकुलर कंपनी हमारी एनिमी है। एनिमी कौन होता है? जो देश की एनिमी, वो हमारी एनिमी। जब भी हम किसी के साथ वॉर पे चले जाते हैं, मान लो इंडिया इज एट वॉर विद सम पर्टिकुलर कंट्री, अब आप उस पर्टिकुलर कंट्री के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, वो ऑन होल्ड चले जाते हैं अंटिल द वॉर इज रिजॉल्व्ड, राइट, नेशन स्पिरिट के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में वो पर्टिकुलर पर्सन हमारा एनिमी बन जाता है। अब एक कंपनी है, मान लो वो इंडिया में ही बनी है, पर उसको कंट्रोल करने वाले सारे लोग मान लो दूसरे देश के हैं, जिस कंट्री से इंडिया की लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में तो हमको कॉर्पोरेट व्हील हटानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें देखना है ये कंपनी एक्चुअल में मैनेज तो वही लोग कर रहे हैं, उन्हीं लोगों का सारा पैसा भी लगा है, मतलब ये कंपनी वहीं की है। भले ही कंपनी अलग, वो लोग अलग, but ultimately we have to see who are the real persons behind. So whenever law wants to disregard this corporate personality and look behind the real persons की कौन responsible है, तब उनको corporate wheel lift करनी पड़ती है. So second is determining enemy character of the company, or you can say when you want to trade with enemy and you want to test कि ये हमारी enemy है या नहीं है, ठीक है? So when or in case of trading with enemy, in case of trading with enemy, when test is adopted, मतलब कौन कंट्रोल कर रहा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम बोल सकते हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है उसको हम अडॉप्ट करते हैं, तब की हम बात करते हैं। तीसरी सिचुएशन जो हम पढ़ते हैं, तीसरी सिचुएशन क्या है? व्हेन कंपनीज फॉर्म अदर कंपनीज एज देयर सब्सिडियरीज टू एक्ट एज एजेंट, मतलब एक कंपनी ने अपनी दूसरी कंपनी को सब्सिडियरी बनाया है कि वो एजेंट की तरह काम कर सके। अरे भाई, अगर मैं प्रिंसिपल और मेरा कोई एजेंट, तो वो वही करेगा ना जो मैं बोलूंगी, तो उसकी क्या सेपरेट पहचान है अगर वो एजेंट की तरह ही काम कर रहा है, जो मैं बोलती हूँ वो करता है ना? तो वैसे ही आप कंपनी के केस में समझो, जैसे इसमें एक केस लॉ भी था इनफैक्ट हमारा, तो एक पार्टनरशिप फर्म को हमने कंपनी की तरह कन्वर्ट ही इसीलिए किया कि हम उसको अपनी सब्सिडियरी बनाएंगे और हम उसके थ्रू वो काम करवाएंगे जो हमें करना है। तो अगर आपने दूसरी कंपनी बनाई है कि वो आपका एजेंट की तरह काम करेगी, तो उसकी खुद की तो कोई पहचान नहीं है ना। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें कॉर्पोरेट व्हील हटानी पड़ती है और हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये आप नहीं कर रहे हो, ये वो कंपनी ही कर रही है जिसने आपको अपनी सब्सिडियरी बनाया है, राइट? सो द थर्ड केस इज forming subsidiaries to act as agents, where subsidiary loses its individuality in favor of its principle. तो क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ऐसी सिचुएशन में भाई रिस्पॉन्सिबल वो सब्सिडियरी नहीं, रिस्पॉन्सिबल वो बंदा होगा जो कि मतलब वो कंपनी होगी जिसने उसको अपनी सब्सिडियरी बनाई है जस्ट फॉर मेकिंग इट एन एजेंट, ठीक है? अगला सिचुएशन, कंपनी अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशंस और वेलफेयर ऑब्लिगेशंस। आइडियली इसमें 2 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। कंपनी जब क्या कर रही है, अवॉइड कर रही है, आई होप यू आर राइटिंग दिस, लीगल ऑब्लिगेशंस, और दूसरी सिचुएशन कंपनी अवॉइड कर रही है वेलफेयर ऑब्लिगेशंस। वेलफेयर इज फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है? तो जैसे बोनस होता है, आपने बोनस अवॉइड करने के लिए आपने दिखा दिया कि हमारा प्रॉफिट कम है, तो आप क्या कर रहे हो, एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है, वेलफेयर ऑब्लिगेशन है कि कंपनी को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बोनस देना चाहिए, तो आपने दिखा दिया कि हमारा प्रॉफिट ही कम है, आपने प्रॉफिट रीरूट कर दिया कहीं पे और, जस्ट टू अवॉइड दैट वेलफेयर ऑब्लिगेशन। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये नहीं मानेंगे कि ये कंपनी ने किया है, किसने किया है, हम वो देखेंगे, ठीक है? दूसरी सिचुएशन, और भी बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो उन लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए आपने किया है, मतलब यू आर समहाउ प्लेइंग विद लॉ, ठीक है? तो दैट इज समथिंग विच इज नॉट अलाउड, ठीक है मैम? अगेन आई टेल यू एट द एंड ऑफ द चैप्टर कि आपको भाई कौन सा केस लॉ याद करना है और कौन सा केस लॉ याद नहीं करना है। फाइन, नाउ
देन दिस इज कनॉर्स वर्सेस कनॉर्स लिमिटेड। इसमें क्या था, इसमें कोर्ट्स ने कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की, मतलब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को डिसरिगार्ड किया टू प्रोटेक्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड प्रिवेंट द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कॉन्ट्ररी टू पब्लिक पॉलिसी। तो भाई पब्लिक पॉलिसी कुछ बनी है और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट व्हील हटाई गई और देखा गया एक्चुअल में कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट इज कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड। अब आपने कंपनी बनाई ही है धोखेधड़ी के लिए, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको केस बताया था। तो अगर उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने कंपनी बनाई तो कंपनी अलग और कंपनी को चलाने वाले अलग, और हम एक्चुअल में देखेंगे कि किसने ये काम किया है। ठीक है, सो दो केसेस और लिखते हैं। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन हमारा हो गया, टू प्रोटेक्ट पब्लिक पॉलिसी, टू प्रोटेक्ट पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, इनफैक्ट हमारे जब कासी क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस में हम ये नहीं बोल सकते कि कंपनी ने किसी का कुछ गलत किया होगा। क्रिमिनल केसेस में अगर मैं कंपनीज एक्ट में बात करूं तो क्रिमिनल केसेस सिर्फ फ्रॉड के केस में आता है। अदरवाइज क्रिमिनल केसेस क्या होता है, किडनैपिंग करी, चोरी करी, ये सब का। तो इन सिचुएशंस में हमें क्या करना होता है, हमें रियल पर्सन को ही देखना होता है। हम एजेंट को कभी भी नहीं देखते कि इसने किया, ये अलग वो अलग, ऐसा नहीं, किसने किया है एक्चुअल में हम देखते हैं। सो कोर्ट्स ऑल्सो पियर्स द कॉर्पोरेट व्हील इन कासी क्रिमिनल केसेस, कि कौन है एक्चुअल पर्सन और उसी को हम पनिश करेंगे जिसने लॉ को वायलेट किया है। ठीक है, सो टू प्रोटेक्ट पब्लिक पॉलिसी, देयर आफ्टर यू कैन से इन केस ऑफ कासी क्रिमिनल केसेस, कासी criminal cases, fine, and just a second. ठीक है, ये लीगल ऑब्लिगेशंस अवॉइड करने के लिए, फ्रॉड के लिए बनाई, ये मैंने आपको बता दिया। एंड द लास्ट वन क्या है, देखो इस केस की अगर मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दूं तो आप समझ सकते हो। एक कंपनी है जिसका सब कुछ बंद हो गया है, ऑपरेशंस वगैरह सब बंद हो गए, ना वो कंपनी काम कर रही है, उसके एम्प्लॉयज भी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब ऐसी कंपनी में कुछ खास बचा तो होता नहीं है एक्सेप्ट द एसेट्स। ठीक है, अब कंपनी के शेयर्स तो ट्रांसफर कर सकते हो आप एक से दूसरी जगह, पर कंपनी का जो इसमें एक प्लॉट था या एक लैंड था, उसको अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए था, नेसेसरी अप्रूवल। यहाँ से वहां नहीं जा सकता, क्रॉस कंट्री, ये वो बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अब किया क्या गया, इसमें शेयर्स ही ट्रांसफर कर दिए गए। अब शेयर्स आप ट्रांसफर कर दोगे तो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, इट इज एक्चुअली द सेल ऑफ लैंड विच इज हैपनिंग, बिकॉज और कुछ तो उसमें रहा ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया गया। ठीक है, कि लिफ्ट की जा सकती है कि आप ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर रहे हो। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में हम बोल सकते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो अलग वो अलग। ठीक है, पर आपने इस कंपनी से इस कंपनी पे दिया, बट इट एक्चुअली अमाउंटेड टू सेल ऑफ लैंड जो कि परमिटेड नहीं था उस पर्टिकुलर बंदे को देना। ठीक है, जिसके बिहाफ पे लिया, जिसके लिया। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग केस, पर ऐसी सिचुएशन में कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड। ठीक है, सो in case of transfer of shares which amount to sale of land, तो इतने केसेस और इस तरीके से आपको याद करना होगा। ठीक है, कि कॉर्पोरेट व्हील कब कब लिफ्ट हो सकती है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ी कि कंपनी क्या होती है भाई, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील, व्हेन द कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड। इसके बाद हम जो शुरू करने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। बट बिफोर दैट एक छोटी सी बात और आती है। छोटी सी बात क्या है, देखो हमारी अगर हम कंट्री में बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस की अगर हम बात करें तो लॉट ऑफ पीपल हैव अ प्रॉफिट मोटिव। बहुत फ्यू ऐसे कंपनीज होती हैं जिनको हम सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं, जो बिना प्रॉफिट मोटिव के काम कर रही हैं। प्रॉफिट मोटिव में मतलब अगर मैं बोलूं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई काम कर रहा है तो वो यूजुअली प्रॉफिट मोटिव के लिए ही काम करता है।
पर एक और सेक्टर होता है हमारा जिसको हम कहीं ना कहीं सोशल सेक्टर भी बोलते हैं। ये सोशल सेक्टर हो सकता है प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हो सकता है प्रॉफिट के लिए काम ना कर रहा हो। सो प्रॉफिट मे और मे नॉट बी द मोटिव ऑफ सच सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर किसको हम बोलते हैं? जो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, सोसाइटी की नीड्स के लिए काम कर रहा है। और सोसाइटी की नीड्स के लिए हम लोग तो काम जनरली करते नहीं है, ठीक है, हम सेक्शन 8 कंपनी बना के भी काम कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव दैट एंटायर सेक्टर, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, गवर्नमेंट का स्टेक होता है। गवर्नमेंट भाई बहुत सारे काम करती है, गवर्नमेंट पोस्टल सर्विसेज निकाली हुई है। अब गवर्नमेंट की पोस्टल सर्विसेज क्या होती है? आपका 5 रुपए 10 रुपए में यहाँ से यहाँ जा सकता है ना। अगर आप प्राइवेट लोगों को वो दे दोगे तो फिर समाज का भला नहीं होगा। वो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। हम ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट हर काम जो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है बस वो ही सोशल सेक्टर में आता है। नो, इट इज नॉट सो। वाई इज इट नॉट सो? बिकॉज हो सकता है आपका प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है आपका प्रॉफिटेबल वेंचर ना हो सकता है आप प्रॉफिट मोटिव के लिए काम ही नहीं करो, बट स्टिल यू हैव टू रन द एंटायर सेटअप। दैट मीन्स यू नीड कॉस्ट। तो आप कलेक्ट तो करते हो पैसे। अब रेलवेज है भाई, नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर भी हो सकता है ना। लोगों को इधर से उधर जाना, तो आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, इनफैक्ट लेट्स मूव टू द चार्ट्स, इट विल बी वेरी सिंपल, ठीक है। We have ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप, हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। ये कौन से हम बात कर रहे हैं? और आई कैन से हमने सोशल सेक्टर को 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया है। गवर्नमेंट ओनरशिप जहां रहती है, मतलब जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, तो एक पब्लिक सेक्टर होता है और एक जॉइंट सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट का मेजर स्टेक रहता है, और जॉइंट सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट का स्टेक तो रहता है पर साथ साथ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी रहते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने कितना पैसा लगाया? गवर्नमेंट ने 26 से 50% ही पैसा लगाया हो, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या आ रहा है? पब्लिक सेक्टर, जहां पे ऑब्वियसली सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट किसकी है? सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट हमारी गवर्नमेंट की है। अब इसमें 3 चीजें आई हैं। एक तो गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, दूसरे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, जिनके बारे में अभी आपको पता चल जाएगा कि बॉडी कॉर्पोरेट और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस या स्टैट्यूटरी कंपनी हम किसको बोलते हैं। LIC है, RBI है, SBI है, बहुत सारे इस तरीके के होते हैं। एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनीज, जैसे ONGC हो गया, BHEL हो गया, राइट। तो अब ONGC क्या है? इट इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, पर इसमें क्या है? गवर्नमेंट का स्टेक है। गवर्नमेंट की कितनी होल्डिंग है? 51% और मोर। सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती है, इन दोनों की मिला के हो सकती है। तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी होती है, जिसको हमने डिफाइन भी किया हुआ है किसमें? सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। सो सेक्शन 2 क्लॉज 45 में गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन है, इट कुड बी दैट, इट कुड बी अ स्टैट्यूटरी कंपनी जो इस एक्ट के तहत तो फॉर्म नहीं होती है, बट थ्रू अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वो फॉर्म होती है, जैसे RBI हो गया, LIC हो गया, ये हो गया। एंड देन वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो आते हैं मिनिस्ट्रीज के अंडर, और वो रन कर रहे हैं, वो भी सोसाइटी की नीड्स को केटर कर रहे हैं, लाइक पोस्टल सर्विसेज, लाइक मे बी फैक्ट्रीज भी बहुत सारी हैं हमारी, रेलवेज है। तो वी हैव एम्पल ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये मैंने आपको बता दिया। दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन, राइट। चलो ये आगे कर लेंगे। एक एप्लीकेबिलिटी पार्ट अभी मैंने छोड़ा है, उसको आगे कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो, कंपनी अगर इस पर्टिकुलर एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है या प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी कहलाती है। सेक्शन 2 क्लॉज 20, ये तो हम पढ़ चुके ना, ऊपर पढ़ा ना कंपनी की डेफिनेशन। तो रजिस्टर्ड कंपनी बोलो, आप सिर्फ कंपनी बोलो, कुछ भी बोलो, इसका मतलब इस एक्ट के तहत जो बनी है वो। स्टैट्यूटरी कंपनी या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो कंपनीज एक्ट में नहीं बना है, ठीक है,
कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, मतलब कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन 7 में लॉन्ग सा प्रोसीजर दिया है कि आप डॉक्यूमेंट्स बनाओ, आप आरओसी के पास फाइल करो, वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देंगे, आप एक कंपनी कहलाओगे, बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी वाला है और आपकी कंपनी चलाओगे, तो ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी हम इनको स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं, है ना? तो क्यों? आरबीआई एक्ट बनी, आरबीआई एक्ट के तहत ये बने, मतलब एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आई और उसके तहत एक बॉडी आई, मतलब उसके तहत एक ऑपरेट करने वाली कॉरपोरेशन आई, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन आई। जो आरबीआई इतने बड़े से ऑपरेट कर रहे हैं, एसबीआई इतना बड़ा सा ऑपरेट कर रहे हैं, एलआईसी इतना बड़ा सा ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है? तो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो स्टैट्यूटरी और कॉर्पोरेशंस होते हैं विच आर सेट अप एंड रन बाय द गवर्नमेंट, एग्जांपल आरबीआई विच इज क्रिएटेड बाय आरबीआई एक्ट। तो कंपनीज एक्ट ने आरबीआई को नहीं बनाया है, आरबीआई एक्ट ने आरबीआई को बनाया है। तो आरबीआई हमारे लिए कंपनी तो नहीं है, पर एक स्टैट्यूटरी कंपनी है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ठीक है? वो भी कौन सी है? गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं। फाइन, ठीक है मैम। Then we have on the basis of liability. On the basis of liability. भाई यहाँ पे वो बनी वाला वीडियो एक बार फिर से याद करो। फीचर्स या एडवांटेजेस क्या हैं? फीचर्स या एडवांटेजेस क्या हैं कंपनी के ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। इस पर्टिकुलर एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 20 में अगर आप एक कंपनी की तरह रजिस्टर हुए हो तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। अगर एक लिमिटेड कंपनी बनी है, जो मैक्सिमम लिमिटेड कंपनी बनती है, ठीक है? अनलिमिटेड कंपनी यू विल हार्डली फाइंड एनी, ठीक है? क्योंकि अगर अनलिमिटेड कंपनी किसी को बनानी तो वो कंपनी ही क्यों बनाएगा? आप समझो कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, आपको कंप्लायंसेस बहुत कम करने हैं। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो, स्टिल कम और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। पर अगर आप कंपनी बनाते हो तो कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, लीगल कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बट इट हैज एडवांटेज एंड द बिगेस्ट एडवांटेज इज लिमिटेड लायबिलिटी। तो हमने एक लिमिटेड कंपनी बना दी, ठीक है? हमने कहा कि अब कंपनी अलग है और हम अलग है। कंपनी से आपको जितना पैसा लेना हो, जो लेना हो आप ले लेना, हमारी लायबिलिटी इज लिमिटेड, हम और पैसे नहीं देंगे, ठीक है? मतलब कंपनी की लायबिलिटी अभी भी अनलिमिटेड है। कंपनी का सारा घर द्वार जो भी है सब बिक सकता है, आपका नहीं बिकेगा। आपने उस कंपनी में जितना पैसा लगाने का वादा किया था, बस आपको उतना ही पैसा देना है। मान लो आपने बोला था कि मैं इस कंपनी के 10 शेयर लूंगा और हर शेयर 10 रुपए का है, तो 10 × 10 100 रुपए हुआ। आपको सिर्फ 100 रुपए देना है। आपने 10 शेयर लिए हैं पर हर एक शेयर पे अभी 5 ही रुपए दिया है, तो 5 रुपए बचा है ना देना, वो देना पड़ेगा। मतलब आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है टू द अमाउंट विच इज अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय यू। आपने बोला हम 10 शेयर लेंगे, 10 शेयर पे 5 रुपए पे कर दिया, वो पेड अमाउंट हो गया। 5 रुपए अनपेड है, तो अनपेड अमाउंट की लायबिलिटी आपकी बनती है, उतना आपको देना पड़ेगा, बाकी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो मतलब लायबिलिटी तो है पर लिमिटेड है। लायबिलिटी तो है मेंबर्स की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपनी। कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड, पर मेंबर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड। It may be limited by shares, it may be limited by guarantee और it may be unlimited company. Limited by shares की अगर हम बात करते हैं तो a company limited by shares is a registered company having the liability of its members limited to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them. मतलब अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, 10 रुपए का शेयर लिया, पूरा 10 रुपए दे दिया, मेरी लायबिलिटी कितनी? 0। 10 रुपए का शेयर लिया, 8 रुपए दिया, मेरी लायबिलिटी कितनी? 2 रुपए। 10 रुपए का शेयर लिया, 2 रुपए पे किया, मेरी लायबिलिटी कितनी? 8 रुपए। गेट इट? सो कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी? इट विल बी लिमिटेड बाय द अमाउंट विच इज अनपेड ऑन शेयर्स। If I've paid the full amount, I don't have any liability. If I have paid half the amount, I have half the liability. ठीक है? अगर गारंटी कंपनीज भी बनती हैं भाई, जिसमें क्या होता है, शेयर कैपिटल हो सकता है हो सकता है ना भी हो। अगर मान लो एक गारंटी कंपनी है जिसमें कोई शेयर कैपिटल नहीं है, तो उसके अगर 4 मेंबर्स हैं, वो 4 मेंबर्स क्या करते हैं? वो गारंटी देते हैं।
बोलते हैं अगर ये कंपनी बंद होगी और पैसे कम पड़ेंगे, मैं 1 लाख की गारंटी देती हूँ, तो मेरी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? लिमिटेड टू 1 लाख ओनली। उससे ऊपर आप 1 रुपया मुझसे नहीं ले सकते। Not even a single penny you can take from me. Fine. So my liability gets restricted there itself कि 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देंगे हम। ठीक है, तो मतलब अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और गारंटी कंपनीज में क्या होता है ना, पैसे बीच में कंपनी नहीं मान सकती। जब कंपनी बंद होगी वाइंडिंग अप के समय, तब हम कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अगर कंपनी के एसेट्स, अगर कंपनी का कैश, अगर कंपनी का सारा पैसा बेच के कम पड़ रहा है, एसेट्स कम पड़ रहे हैं, तो हम कंट्रीब्यूट करते हैं कितना, जितना हमने गारंटी लिया था उससे ज्यादा हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। फाइन। So guarantee company means a company having the liability of its members limited by memorandum to such amount as the members may undertake to contribute to the assets of the company. तो जितना आपने undertake किया है, गारंटी लिया है कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, आपकी लायबिलिटी उस अमाउंट तक लिमिटेड रहेगी। हाँ, अनलिमिटेड कंपनी के केस में लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। फाइन, देयर इज नो लिमिट। ओके, तो जितना आपके पास घर द्वार पैसा वैसा जो भी है सब बिक जाएगा, सब लग जाएगा, और क्या होगा। ठीक है, सो that's it for today's class. On the basis of members, we'll start with the next class. Of course, I am keeping this in mind that you are into final, so you have been through this professional journey before, you are aware of these contents. In case still you have any doubt, undoubtedly you can connect to me. Fine, chalo.